Good morning. So this is our session on what we call it a number system. हम इससे पहले नंबर सिस्टम को पढ़ चुके हैं, जहाँ पे मैंने बात करी थी इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, हाउ टू फाइंड आउट द प्राइम नंबर्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और अब उस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। डिविजिबिलिटी के बारे में बात कर चुके हैं। अब उस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हम सबसे पहले नंबर डिफरेंट टाइप के और नंबर्स कुछ लेते हैं, कुछ और डिफरेंट तरह के नंबर्स लेते हैं, जैसे कि कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स मैंने कवर नहीं किए थे लास्ट सेशन में। कंपोजिट नंबर्स याद कराऊँ। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैज गॉट अ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ये सब कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 4, 8, 9, 12, ये सारे के सारे इन सबको हम वी कैन कॉल देम कंपोजिट नंबर्स। नाउ नंबर 1 इज नॉट prime number nor composite number, and all even numbers except 2 are composite numbers. Okay, this is all about this. Now let's come to the what is a co-prime number. Co-prime number. Co-prime numbers are those numbers which have got there is no factor common between both of them. For example, 2 and 3 are co-prime, 8 and 9 are co-prime, because इनके बीच में कोई factor common नहीं है apart from 1. So these are called co-prime numbers. We can take another few more example. 15/16, 16, yeah, co-prime numbers. Okay. Now let's come to the what is a fraction. We come to the fraction. What is a fraction? Fractions are those जिसमें फ्रैक्शन दो चीजें होती है, न्यूमरेटर होता है एंड डिनोमिनेटर होता है। ओके, न्यूमरेटर हम लिखते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, एंड देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस, द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है। फॉर एग्जांपल 2/3, because 2 is less than 3 is a proper fraction. Improper fraction वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल 5/3, since 5 is greater than 3, so it is an improper fraction. These were all about the fraction. Now next which we can take is what is recurring decimals. Recurring decimals. Now what is the recurring decimals? Recurring decimals. अभी हमने कोई भी फ्रैक्शन को पढ़ा, जैसे कि 1/3 इज ए फ्रैक्शन, इट्स ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके इसको डिवाइड करके लिखता हूँ 1/3 को, आई गेट 0.3333 so and so forth. Now recurring decimals, when a digit, when a recurring decimal is उनको बोलते हैं जब either a digit or set of digit after the decimal is repeated, it is called recurring decimal. Okay, so now here what is happening is 3 is getting repeated after decimal. 3 is getting repeated after decimal. So when it is getting decimal, I can always write it 0.3 bar. This bar is a symbol of recurring decimal. So this is a recurring decimal. Okay, we can take another example. 22/7. It is not pi, it is approximate value of pi. And here if we solve this, you get a 3.142857, 142857, so and so forth. अगर हम इसमें देखेंगे तो सेट ऑफ डिजिट्स विच आर गेटिंग रिपीटेड इज 142857। ये भी सेट ऑफ डिजिट्स जो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ रिकरिंग डेसिमल। एंड इसको मैं रिप्रेजेंट करना होगा, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3.142857 बार। ओके, सो रिकरिंग डेसिमल्स आर दोज फ्रैक्शंस और दोज नंबर्स जिसमें डेसिमल की बात कोई डिजिट or a set of digits are getting repeated, that is called a recurring decimal. What we can do is, now let's discuss about the conversion formula, where
we can convert the recurring decimal to the normal fraction. How do you calculate the, okay, so let's take a number like this, x equal to 0.3333, so and so forth. So this becomes a 0.3 bar. Now if I have to convert this recurring decimal into the normal number, what do I do? डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, सो व्हाट आई डू इज मैं उतनी 10 की पावर से इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ओके, सो इफ आई मल्टीप्लाई बाय 10 इट विल बिकम 3.33 बार, सो एंड सो फोर्थ, और आई कैन आल्सो राइट इट 3.3 बार. नाउ दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज माय इक्वेशन 2, एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सो 10x माइनस x यहाँ पर आ जाएगा, और 3.3 बार में से मैं 0.3 बार को माइनस करता हूँ, सो दिस बिकम्स 9x इक्वल टू 3, और आई कैन से x इक्वल टू 3 अपॉन 9. नाउ दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 0.3 बार. आई कैन टेक सम मोर एग्जांपल्स. लेट्स से कि इफ दिस हैपेंस टू बी x इक्वल टू 0.45, so and so forth. So I can express this number like 0.45 bar. If I have to solve this equation, then the decimal के बाद there are two digits which are getting repeated. मुझे 10 की उतनी ही पावर से दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So 100x इक्वल टू 45.45 bar. This is the first equation and this is the second equation. Second में से first equation को माइनस करूँगा. So I'll get 99x इक्वल टू 45.45 bar minus 0.5 bar. Okay, so I can get 99x equal to 45, or I can also write x equal to 45 upon 99. So this is how you can do a conversion of the pure recurring decimals. Now this you can also use a one kind of formula which says कि अगर आपको कोई भी रिकरिंग प्योर रिकरिंग डेसिमल को अगर आपको कन्वर्ट करना है, जितने भी प्योर रिकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट करना है, फिर अगर आपको कन्वर्ट करना है 0.787, इसको कन्वर्ट करना है, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला का आप याद रख सकते हैं कि जिस पूरा एक सेट है उसका आप एज इट इज लिख दीजिए 787, और जितने डिजिट्स को आप रिपीट कर रहे हैं उतने 9 लिख दीजिए. दिस इज a simple way which you can remember it also. So this is about the pure recurring decimal. Now we can talk about the mixed recurring decimal. What is a mixed recurring decimals? इसका हम बहुत अच्छा यूज करेंगे when we talk about the rational numbers और irrational numbers. तो इसके लिए मैं आपको इसको पहले से ही बता रहा हूँ कि प्योर रिकरिंग डेसिमल वो डेसिमल्स होते हैं जहां पर डिजिट्स और ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज गेटिंग रिपीटेड आफ्टर डेसिमल, एंड मिक्स रिकरिंग डेसिमल्स वो होते हैं जहां पर देयर इज एटलीस्ट वन डिजिट व्हिच इज नॉट रिपीटेड, एटलीस्ट वन डिजिट व्हिच इज नॉट repeated is called a mixed recurring decimal. I can give you example. Let's take example 0.7454545, so and so forth. Now this number 7 is not getting repeated, but the 45 is getting repeated. So I can express this number like this: 0.745 bar. Okay. Now this number becomes a 0.745 bar. Okay. This is called a mixed recurring decimal. Why it is called a mixed? Because the 7 is one digit after the decimal which is not getting repeated. Now how do you solve this? How do you convert into the normal fraction? सबसे पहले तो आप इस जो डिजिट है जो नहीं रिपीट हो रही है इसको अलग कर लीजिए. नाउ इसको अलग करने का सबसे सिंपल तरीका है, बिकॉज देयर इज ओनली वन डिजिट व्हिच इज नॉट रिपीटेड, सो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 10 से दोनों तरफ. नाउ दिस विल बिकम 7.45 बार. दिस इज योर बिकम फर्स्ट इक्वेशन. ओके, नाउ अभी आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. अब आपको 4 5 को भी जो रिकरिंग है उसको भी इधर लेके आना है. तो 4 5 दो डिजिट्स है, दैट मीन 100 से मल्टीप्लाई करना है. तो 100 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी बिकम 1000x एंड ये हो जाएगा 745.45 बार. दिस बिकम योर सेकंड इक्वेशन. नाउ इफ यू सबट्रैक्ट सेकंड माइनस 1, व्हाट यू गेट इज 990x equal to 745 minus 7, and that becomes a 738. So x equals to 738 upon 990. Now this is the equivalent of a number which is 0.7454545. Okay, that's how you can convert a recurring decimal or a non-recurring decimal into the normal number or the normal fraction. This is how you can do that. Now let's take the next topic, which is
rational number or irrational numbers. Now, what is a rational number? What is a rational number? All numbers which can be expressed. ये मैं आपको definition दे रहा हूँ, which is slightly complicated, which can be expressed in the form of P by Q, where P and Q both are integers and Q is not equal to 0. They are all called rational numbers. For example, 2 upon 3 is a rational number because it can be expressed in the form of P upon Q, and P and Q both are integers. 2 upon 3 can be written as like 0.6666. Now if you see, this is a recurring decimal because I can always express in the form of 0.6 bar, okay, or you can say, so all rational numbers can be recurring decimals also. So any recurring decimal will also be a rational number. Example, 0.745 bar is also a rational number because it is a recurring decimal. At the same time, any terminating decimal, all terminating decimals are also rational numbers. Now, how do we see that? हमने एक बार अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं, we have taken it. Let's say 1 upon 2 is a rational number. Why it is a rational number? Because it can be expressed in the form of P upon Q, and I can also write 1 upon 2 as a 0.5. It terminates at 5. There is a termination of the decimal after 5. So this is also called a rational number. So all terminating numbers are called rational numbers. This is the simple definition of a rational number. First thing is, it has to be presented in the P by Q form when P and Q are integers. Okay, that's the first thing. The second thing, all recurring and terminating decimals are also rational numbers, which we have seen it. Okay, now let's talk about the irrational numbers. What is it? Irrational numbers. Irrational numbers. So all real numbers which are not rational are called irrational numbers. This is a very simple definition of rational number versus irrational number. For example, root 2 is a irrational number, pi is a irrational number. Okay, please do not confuse pi is equal to of 22 by 7. 22 by 7 is a rational number, whereas pi is an irrational number. Pi is irrational because pi is not equal to 22 by 7. Pi is approximately equivalent to 22 by 7. To simplify the calculation, we take the value of pi as 22 by 7. But pi in itself is an irrational number. Okay, this is something which you need to understand. Now, move to the topic. What is a modulus function? What is a modulus? How do you define the modulus? What do you understand by modulus? So modulus is a one kind of a machine. मैं अगर आपको बहुत सिंपल सी बात करूँ, modulus is a one kind of machine जिसमें अगर आप इनपुट में नंबर देते हैं, आउटपुट में हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता है. आउटपुट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर. दिस इज ए काइंड ऑफ मशीन. सो अगर आप इसमें -3 देंगे तो आउटपुट में +3 आएगा. अगर आप इसमें +3 भी देंगे तब भी आउटपुट में +3 आएगा. सो मॉडुलस इज वन काइंड ऑफ मशीन विच ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव नंबर. ओके, एंड मॉडुलस को मैं डिफाइन करता हूं ब्रैकेट ऑफ x से. ओके, एंड इस ब्रैकेट ऑफ x का जो आउटपुट होता है x, मैं इसको अच्छी तरह से लिखना चाहूँ मैं थोड़ी सी और जगह में लिखूंगा. ब्रैकेट ऑफ x का आउटपुट होता है x, पॉजिटिव x अगर x पॉजिटिव है तो, और ब्रैकेट ऑफ x का आउटपुट होता है -x अगर इफ x इज नेगेटिव. तो आप इसमें पॉजिटिव डालिए नेगेटिव डालिए, आउटपुट हमेशा बाहर पॉजिटिव आता है. दिस इज कॉल्ड ए मॉडुलस ऑफ x. नाउ विल टॉक अबाउट द बोडमास रूल्स. बोडमास रूल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है कि हाउ दिस बोडमास रूल वर्क्स. नाउ बिफोर वी get into the Bodmas rule, let me give an example. There is an equation which I write 2 + 4 × 3 - 1.
नाउ दिस इज इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है। बहुत सारे डिफरेंट तरीके जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हम पहले प्लस कर लें, फिर मल्टीप्लाई कर लें और फिर सब्ट्रैक्ट कर लें। अगर हम पहले प्लस करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो 2 + 4 6, 6 × 3 18, 18 - 1 17, द आंसर विच वी गेट इज 70। अगर हम इसको पहले प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले प्लस करा 6 और 3 में से -1 किया तो 2 और 6 × 2 12। और अगर हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं और फिर माइनस करते हैं, तो क्या होगा 4 × 3 12, so 2 + 12 14 and 14 - 1 13। Now एक ही एक्सप्रेशन के we are getting a 3 different answers. How many? We are getting a 3 different answers. Now हमें एक ही एक्सप्रेशन के 3 different answers मिल रहे हैं, that means there is something wrong. So we need to have a rule. We need to have a rule which tells us what operations to be carried out first, and this rule is called Bodmas rule. This rule is called Bodmas rule. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर भी यूज करना पड़ेगा, ये हर जगह यूज होता है। जब आप एक्सेल में प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तब भी बहुत यूज होता है। नाउ व्हाट इज Bodmas rule? Bodmas रूल्स बात करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट्स। जब भी आपको कोई इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हो, आपको ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीजें पहले उसको सॉल्व करनी है। जब आप ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें उससे पहले ऑफ एंड पावर्स, अगर कोई पावर है और कोई ऑफ है उसको सॉल्व करना है, और डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, इनकी रैंकिंग Bodmas रूल ने सेम दी हुई है। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल दोनों की सेम है। जब भी आप उसको एक्सप्रेशन में सॉल्व कर रहे हैं, आपको लेफ्ट टू राइट में जो पहले दिख जाए आप उसको सॉल्व कर लीजिए। सिमिलरली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उनकी भी रैंकिंग सेम होती है। लेफ्ट टू राइट में आप जब सॉल्व कर रहे हैं, जो आपको पहले दिख जाता है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी इक्वेशन की दोबारा बात करता हूँ, 2 + 4 × 3 - 1, तो मैंने बोला था कि Bodmas रूल में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन यहाँ पर है नहीं, ऑफ यहाँ पर है नहीं। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, सो 2 + 4 × 3 - 1, सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना पड़ेगा। 2 + 12 - 1, एंड आप फिर लेफ्ट टू राइट में सॉल्व करिए। लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले 2 + 12 14, फिर -1 = 13। सो 13 इज द राइट आंसर। इसका बहुत सिंपल और भी कुछ एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपको एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 6 × 5 + 3, ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है कि इसको आप सॉल्व करें, ठीक है, 6 × 8 = 48, और या फिर आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं 6 × 5 + 3, 6 × 5 30 + 3 33। Now if you see there is something wrong here, what you've done, आपने 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 3 ऐड कर दिया। Both the answers are different, but this is a wrong answer. Why this is a wrong answer? Because as per the Bodmas rule, you need to first solve the bracket. जो भी ब्रैकेट के अंदर चीज है उसको आप पहले सॉल्व करेंगे, बाद में आप बाकी कोई ऑपरेशन यूज करेंगे। सो करेक्ट वे विल बी 6 × 5 + 3, आप इसको सॉल्व करिए 6 × 8। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर 6 × 8 = 48. That is the correct answer. We can take a lot of other examples. Let's take examples which will make the Bodmas very clear. You can take 3 + 9 - 2 × 6 4 + 5. Now look at carefully. Division and multiplication both are coming together. So in this expression division and multiplication both are coming together. So आप लेफ्ट टू राइट में जो पहले चीज आ रही है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। 3 + 9 को आप टच मत करिए, ठीक है। 2 × 6 12 / 4 + 5. So 3 + 9 - 3 + 5. So you can solve this 12 - 3 + 5, or you can say 12 - 3 + 5, that is 9 + 5, which is 14. That's how we can solve it. We can make it a slightly complicated, and that will make it more clear. 9 5 - 2 × 5. Now how do we solve this? जैसे इसमें ब्रैकेट आ गया है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो 9 5 - 2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 × 5
अब ब्रैकेट नहीं रहा, अब आपको एक जगह डिवीजन है, एक जगह मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें आपको बताया था जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दोनों होते हैं आप किसी को भी पहले ले सकते हैं लेफ्ट टू राइट में। तो लेफ्ट टू राइट 9/3 is 3 multiplied by 5, it gives you 15 the answer. Or you can take some more examples. So 9/5 minus 2 multiplied by 5, and let's say there are 2 brackets. Now this will give a different answer. Why? सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। So 9 एज इट इज रहेगा, 5 minus 2 ब्रैकेट के अंदर 3 सॉल्व हो गया इंटरनल। सबसे पहले तो आप ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एंड ये वाला ब्रैकेट आपने सॉल्व किया तो आपको 3 मिला। ओके, सो ये 3 इज आंसर यहाँ पर आ गया। एंड 3 into 5, फिर एक और ब्रैकेट है। ओके, सो देयर इज अनदर ब्रैकेट। तो आप इस ब्रैकेट पहले डिवाइड नहीं करेंगे सीधा इसको, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो 9/15, नाउ योर आंसर इज 3/5. So that's how you will go about solving the BODMAS. And I will recommend you to do a lot of questions on the BODMAS, because this is one thing where you will probably go wrong if you do not do a practice. So do a lot of practice on the BODMAS. Okay. Now, our next topic is the squares and square roots. Okay. So this is an important topic, and let's understand how do we do the squares and square roots. Let me select the next sheet. Okay. So what is a square and square roots? Square and square roots. When a number is multiplied by itself, then the product is called the square. So a number is multiplied by itself. Result is the square of square. Okay. And what are the perfect squares? Perfect squares are those numbers which are a square of some number. For example, 1, 4, 9, 16, 25. These are called perfect squares because they are the squares of natural numbers. What are the squares of 1, 2, 3, 4, 5? ये इन सबके स्क्वायर्स है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. So 1, 4, 9, 16 are called perfect squares. Okay. Now, what is the square root? What is the square root? Let's take what is a square root. Square root क्या होता है? Okay. Square root of any number is the number which, when multiplied, the square root of any number is number which multiplied by itself. Square root of any number is a number which multiplied by itself, gives the number back, gives the same number. Okay. Now, square root के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं, ये वाला सिंबल यूज करते हैं. This is symbol which we use for the square root. Okay. So what will be the square root of number 3? Number 9. Number 9 का square root होगा 3. And 3 को आप जब 3 से वापस multiply करेंगे, you'll get the 9. What will be the square root of 16? 4. What is the square root of 25 plus 5? Okay. This is the square root. There are some properties of the square roots which I think we should understand, and it's very important. Like some properties of square root, squares. Now, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी 2, 3, 7 और 8, किसी भी नंबर का स्क्वायर में लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती है. ठीक है. वो इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हमेशा लास्ट में 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा. ठीक है. तो किसी भी नंबर के एंड में अगर 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो अगर हमें कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए, हमें उसको चेक करना होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी को यूज करके देख सकते हैं. जैसे कि मैं आपको एक नंबर दे सकता हूँ. ओके. मैं आपको एक नंबर देता हूँ और मैं 4 ऑप्शन देता हूँ. हमें अगर आइडेंटिफाई करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. 9801, 2407, 3458 and 1712. Which of them is a perfect square? Now if you look at carefully, अगर किसी नंबर के एंड में 7 आ रहा है, it can never be perfect square. किसी नंबर के एंड में अगर 8 आ रहा है, it can never be perfect square.
किसी नंबर के एंड में अगर 2 आ रहा है, इट कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर. सो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, बिकॉज नंबर किसी नंबर के एंड में 1 आ रहा है, दिस कुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर. सो समटाइम्स अगर आपको बेसिक रूल्स मालूम है, यू कैन एलिमिनेट योर ऑप्शंस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सो ये आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज आपको मालूम है एक रूल, किसी भी स्क्वायर के एंड में कभी 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता. ओके, एंड ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई इवन नंबर है, उसका जो स्क्वायर होता है वो भी इवन होता है, और कोई ऑड नंबर है, उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो ऑड होता है. अगर नंबर 16 है, उसका जो स्क्वायर रूट होगा 4 इवन. नंबर 81 है, उसका स्क्वायर रूट होगा 9 ऑड. नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर रूट भी ऑड होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स टेक द अनदर टॉपिक which is again a cube and cube root. The cube and cube root is the same kind of a topic which I talk about the square and square root. So अगर आपको किसी नंबर का क्यूब निकालना है, उसकी आप पावर 3 कर दीजिए, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड अ क्यूब. किसी नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल कॉल्ड अ क्यूब. 3 टाइम्स तो क्यूब हो जाएगा. अगर आप उसकी क्यूब रूट निकालना चाहेंगे, the cube root of a number x is the number whose cube gives. So let's say कि अगर आपको 4 का क्यूब निकालना है, तो 4 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 64. So 64 becomes the cube, and 64 का क्यूब रूट निकालना है, 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4. ठीक है, तो क्यूब रूट, क्यूब ऑफ क्यूब रूट gives the number. Okay, cube of the cube root. So अगर मैं किसी क्यूब रूट का क्यूब करूंगा तो नंबर वापस मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर 64 एक नंबर बात करता हूं, उसका क्यूब रूट है 4, और उसका अगर क्यूब कर देता हूं, क्यूब ऑफ 4, we'll get the original number itself, 64. So there is nothing much. Then we have a terminology called perfect cubes. Perfect cubes. What are the perfect cubes? Perfect cube वो होते हैं जो किसी नंबर का क्यूब होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज अ परफेक्ट क्यूब. ये किसका क्यूब है? 1 का. नंबर 8 इज अ परफेक्ट क्यूब. ये किसका क्यूब है? 2 का. नंबर 64 इज अ परफेक्ट क्यूब बिकॉज इट इज अ क्यूब ऑफ 4. नंबर 125 इज अ परफेक्ट क्यूब, इट इज अ क्यूब ऑफ 5, so and so forth. So this is the basic about the square roots, perfect cubes, and so forth. Now we'll study another very important characteristics which we call the फैक्टर्स. ओके, फैक्टर्स को हालांकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम एलसीएम एंड एचसीएफ को सॉल्व करने लगेंगे. जब हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे तो हम इसको बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे. व्हाट इज फैक्टर्स? ओके, सो लेट्स टेक फैक्टर. फैक्टर्स वो चीज़ होती है जो उस नंबर को डिवाइड कर सकती है. या और फैक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इज अ फैक्टर ऑफ बी इन रिलेशन सच दैट एन इज अ नेचुरल नंबर. सबसे अच्छा होगा, मैं एक एग्जांपल है, 16 इज अ नंबर. वी कैन हैव अ लॉट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 16, 1, 2, 4, 8 and 16%, and all these factors will divide the number 16. So factor of any number always divides the number itself. So factor, underlying theme is factor always divide the number. This is very important. Okay, सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट डिविजिबिलिटी. हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी हुई है, और भी एक जो थ्योरम्स होती है, कोई भी नंबर, नाउ यू हैव अ डिविडेंड एंड यू हैव अ डिविजर. जब भी आप डिवाइड करते हैं, यू गेट इक्वेशन कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर. तो अगर मैं 16 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, आई विल गेट 1 कोशेंट, 5 क्वेश्चन एंड 1 रिमाइंडर, एंड दिस विल बी इक्वेशन. ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, एंड वी कैन डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम. अभी हमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़नी है. द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअली डूइंग द डिवीजन इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम. द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअली डूइंग द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज टर्म्ड एज द रिमाइंडर थ्योरम. And let me give you an example, that a number which is divided by 296 gives a remainder of 75. What will be the remainder
remainder when it is divided by 37. When the same number will be divided by 37, what will be the remainder? So number which is divided by 296 gives me 37 remainder. So can I express this number like this? N equal to, let's say there is some quotient, so when it is divided by 2 multiplied by 296, then you get a 75. हमने पहले इसको देखा था कि एक नंबर है जिसको अगर आप डिविजन से डिवाइड करते हैं तो यू गेट सम क्वोशंट प्लस सम रिमाइंडर अपॉन डिविजन, और यू कैन ऑलवेज एक्सप्रेस दिस नंबर लाइक n इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाय d प्लस r. So let's say my number is n, quotient is q, and I am dividing by 296, the remainder I am getting is 75. Okay, so this is my number. फर्स्ट सबसे पहले हमने इस नंबर को निकाल लिया. नाउ अब मैं इस नंबर को 37 से डिवाइड कर रहा हूँ. सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? नाउ 37 से इस नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, सो मैं 296 को भी 37 से डिवाइड कर रहा हूँ. इफ आई डू अ डिवीजन ऑफ 296 को 37 से, 37 into 8 आता है. इसी तरह रिमाइंडर को भी 37 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर को मैं ब्रेक करके कैसे लिखता हूँ? 37 into 2 plus 1. नाउ इफ यू लुक एट केयरफुली, जब मैं इस नंबर को 37 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से आपको 0 मिलेगा, यहाँ से आपको 0 मिलेगा, और यहाँ से आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा. सो रिमाइंडर 1 इज द आंसर. सो फर्स्ट यू फ्रॉम द नंबर बाय द गिवन कॉलम एंड देन यू अप्लाई दैट नंबर बाय सॉल्विंग द जो आपको कंडीशन दी हुई है. दिस हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. हमारे लिए देयर इज ओनली वन एक्सरसाइज व्हिच इज लेफ्ट इज एंड व्हिच विल डू इट, एंड आई कैन से इट्स साइक्लिसिटी. साइक्लिसिटी, व्हाट इज द साइक्लिसिटी? मैं आपको इसको समझाऊंगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइक्लिसिटी क्या होती है. दे आर सर्टेन डिजिट्स which repeat the pattern after a certain frequency, and this is called as cyclicity. Okay, now जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 2 की पावर 1 is 2, 2 square is 4, 2 cube is 8, 2 की पावर 4 is 16. अगर मैं साइक्लिसिटी के अंदर मैं हमेशा यूनिट डिजिट की बात करता हूँ, जो यूनिट डिजिट होती है वो एक पैटर्न दिखाती है. तो मैं इस समय सिर्फ 6 को ही कंसिडर हुआ, और 2 की पावर 5 की अगर बात करता हूँ, इट गिव्स यू 32. सो अगेन 2. ना अगर आप देखेंगे 2 इज गेटिंग रिपीटेड आफ्टर एवरी 4. अगर 2 की पावर 6 की बात करूंगा तो दैट विल कम 64. सो अगेन 4 इज आल्सो गेटिंग रिपीटेड आफ्टर 4, और 8 भी 4 के बाद रिपीट होगा, 6 भी 4 के बाद रिपीट होगा. सो 2 की साइक्लिसिटी है, मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2 की साइक्लिसिटी बन जाती है 4. दैट मीन्स जैसे जैसे आप 2 की पावर बढ़ाते जाएंगे, यू विल गेट द पैटर्न, सिमिलर पैटर्न आफ्टर ए इंटरवल ऑफ 4. अगर मैं 3 की बात करता हूँ, 3 की पावर 1 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, 3 की पावर 3 इज 27, so I write 7, and 3 की पावर 4 is 81, so I write 1, and 3 की पावर 5 is what? What is 3 की पावर 5? 8, 243, और again 3. now हम देखेंगे यहाँ पर भी 3 is getting repeated after 4, 9 is also getting repeated after 4, 7 is also getting repeated after 4, 1 is also getting repeated after 4. so 3 की साइक्लिसिटी is also 4. अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, और if I talk about कि let's take an example of 5. 5 की पावर 1 is 5, 5 की पावर 2 is again 5, unit digit. 5 की पावर 3 is 125, again 5. So here this pattern is repeated after every digit. So here the cyclicity will become 1. So there are few numbers जहाँ पर few digits जिनकी cyclicity 4 होती है, जिनकी cyclicity 2 होती है, जिनकी cyclicity 1 होती है, and इसके हिसाब से हम कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हैं. नाउ अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें बोला जाता है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट, ओके, ऑफ 7 की पावर 11, 6 की पावर 68, 6 की पावर 59, एंड 3 की पावर 65. ओके, हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट निकालनी है. हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है. 2, 3, 7 और 8 इन सब की साइक्लिसिटी 4 होती है. ओके, 4 एंड 9 इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, और 0, 1, 5 और 6 इन सब की साइक्लिसिटी 1 होती है.
ओके, तो 7 की पावर 11, 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो मैं 4 से डिवाइड करूँगा, तो 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है, सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 6। 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है, तो 65 को अगर 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर आएगा 1। नाउ 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 अगर मैं 7 की देखूंगा 7 1 7 7 स्क्वायर इज 49 एंड 7 की पावर 3 इज 49 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट डिजिट आएगी 3, तो 7 की पावर 3 में आपकी यूनिट डिजिट आएगी 3, तो यहाँ पर आ गया 3 इंटू 6 इंटू 3। नाउ इफ यू सॉल्व दिस विल बिकम 18 into 3 which is 54, so unit digit is 4. That's how we can solve the questions, and this was all about the cyclicity. We can do a lot of questions on this, and please give me your feedback. आपको कैसा लगा ये टॉपिक, हम इसको बाद में और इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।